हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम पढ़ रहे थे फॉर क्लास 12th अकाउंटिंग रेशोज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म डेट रेशो, लॉन्ग टर्म डेट रेशो टू कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोप्राइटरी रेशो। उसके बाद हमने पढ़ा था टोटल एसेट्स टू डेट रेशो के बारे में। ठीक है, और हमने किए थे इलस्ट्रेशन नंबर 9 और 10। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है। अब थोड़ा रेशियोज डिफरेंट होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये आने वाले हैं आपके काइंड ऑफ रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ऊपर जो हमने सारे रेशियोज पढ़े वो किससे रिलेटेड थे? वो रिलेटेड थे बैलेंस शीट से। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या मिल जाता है आपको? बैलेंस शीट में आपको हेडिंग्स मिल जाती है जिसमें आप नॉर्मली निकाल के कर सकते हो, बट हमें क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक टेबल बताना चाहता हूँ जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको एक टेबल बनवाता हूँ, आइए। देखो, सबसे पहले क्या होता है? हम्म सबसे पहले क्या होता है कि हम करते हैं सेल। ठीक है, हम करते हैं सेल। ठीक है, हमने करी सेल, हमारे पास आए पैसे। ठीक है, सेल में से हम क्या माइनस करेंगे? सेल में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सर, ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दो तरीके के कॉस्ट होते हैं। ठीक है, दो तरीके के कॉस्ट होते हैं। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। नाउ व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, नॉट व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, जो आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो? आप बना रहे हो पेंसिल। ठीक है, और एक पेंसिल को बनने के लिए जो वुड है, जो वुड है वो कितने रुपए की लगती है? वो लगती है 1 रुपए की वुड। मान लो 1 रुपए की वुड लगती है एक पेंसिल को बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर मुझे 50 पेंसिल बनानी है, अगर मुझे 50 पेंसिल बनानी है तो वुड का खर्चा कितना आएगा? सर सिंपल, 50 पेंसिल बनानी है, एक वुड, एक एक पेंसिल के लिए वुड का खर्चा आता है 1 रुपीज, 1 रुपए, तो मेरा आ जाएगा 50 पेंसिल के लिए 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए आ जाएगा। और अगर मैं 50 की जगह बोलूँ मुझे 100 पेंसिल बनानी है तो मेरा वुड का खर्चा कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरा जो वुड का खर्चा है ये क्या है? ये है वेरिएबल खर्चा। कैसे? सर, ये वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है। किस चीज से वेरी कर रहा है? वो उस चीज से वेरी कर रहा है कि जितना मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उतना मेरा खर्चा आ रहा है। यानी अगर मैं एक पेंसिल बनाऊंगा तो मेरा 1 रुपए का खर्चा आएगा, अगर मैं 1000 पेंसिल बनाऊंगा तो मेरा 1000 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेयर एज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है कि ऐसी कॉस्ट, चाहे आप 1000 पेंसिल बनाओ, चाहे आप 10 पेंसिल बनाओ, चाहे आप पेंसिल बनाओ ही नहीं, आपका खर्चा होगा। ठीक है, अब ऐसे कौन से कॉस्ट होते हैं? सर बहुत सिंपल है, रेंट। रेंट का खर्चा। आपने एक फैक्ट्री ले रखी किराए पे पेंसिल बनाने के लिए। ठीक है, आपने बनाई एक मंथ, फर्स्ट मंथ में आपने बनाई 500 पेंसिल और मेरा रेंट कितना गया? मान लो मेरा रेंट गया 10,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट मंथ मैंने बनाई 1,000 पेंसिल। ठीक है, बट मेरा इस महीने भी रेंट कितना जाएगा? 10,000 रुपये। उसके नेक्स्ट मंथ मैंने पेंसिल बनाई नहीं, मेरा रेंट कितना जाएगा? 10,000 रुपीज। यानी कि मैं कितना भी प्रोडक्शन करूं, कितना भी कुछ करूं, मेरा रेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। मेरा रेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसे ही आप क्या ले सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अप्रोक्स अप्रोक्स आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर आप कोई भी खर्चा नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी होगा ही। अगर आप कोई पेंसिल ही नहीं बनाओगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ठीक है ना, यहाँ मैंने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दिया, और वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद क्या आया? मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद क्या आया? इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, ठीक है। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं। कौन से दो फैक्टर्स होते हैं? मैं अभी बताता हूँ।
फिलहाल के लिए कंट्रीब्यूशन में से हम फिर क्या माइनस करेंगे, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में भी आपको बता दिया था, ठीक है, ये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, ये आया प्रॉफिट, ये आया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। नाउ कंट्रीब्यूशन में दो चीज़ें, क्या मैं बोल रहा था, कंट्रीब्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, पहला फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा प्रॉफिट, ठीक है, दूसरा प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट आपका इररिलेवेंट चीज़ है। इररिलेवेंट चीज़ कैसे, सर फिक्स्ड कॉस्ट मेरी हर बार लगेगी, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी हर बार लगेगी, ठीक है। सो इसलिए हम उसको इररिलेवेंट बोलते हैं। इररिलेवेंट क्यों बोलते हैं, अब आपके दिमाग में ये बहुत सवाल आ रहे होंगे कि इररिलेवेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। खर्चे को हम इररिलेवेंट कैसे बोल सकते हैं सर, ठीक है, मानता हूँ खर्चा है, बट एक चीज़ सोचो आप, एक चीज़ सोचो आप, आपका 10,000 का फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, आपका 10,000 का फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आएगा, दैट मीन्स आपने सेल भी बहुत ज़्यादा की होगी, ठीक है। अगर मैं ऊपर हज़ार मैं ऊपर बता रहा हूँ कि मैंने 1,000 रुपये की वुड खरीदी है, 1,000 रुपये की वुड से मैंने 1,000 पेंसिलें बनाई हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा है, मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मेरी सेल भी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, मेरी सेल भी ज़्यादा है। अगर मेरे सेल भी ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तभी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको हम इररिलेवेंट बोलते हैं, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको रेलेवेंट बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ही एक्चुअल में अब डिसाइड करेगा कि आपका प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट आपका कुछ नहीं, अगर आपका लो वेरिएबल कॉस्ट है दैट मीन्स आपका प्रॉफिट या तो लो होगा या फिर आपका लॉस में जा रहा है, ठीक है। अगर आपका हाई वेरिएबल कॉस्ट है दैट मीन्स आपने हाई प्रोडक्शन किया है, आपने हाई खर्चे किए हैं, और आपका प्रॉफिट भी क्या आएगा, पहले से ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने पहुंच लिया। अब हम प्रॉफिट को और क्या कहते हैं, प्रॉफिट को हम बोलते हैं ई बी आई टी। व्हाट इज ई बी आई टी, मैं बताता हूँ आपको, ये देखो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सिंपल। ये देखो, इसमें से हम क्या करेंगे, सिंपली अर्निंग्स बिफोर, यानी कि कमाया हमने, जो भी कमाया है उसमें से अभी हमने इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं किया, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ये मैंने माइनस कर दिया इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद क्या आएगा, मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, ठीक है, अब क्या आएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, यानी हम इसे और क्या लिख सकते हैं, ई ए टी, सॉरी ई बी टी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स है ना, ई बी टी, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई बी टी लिख सकते हैं, ठीक है सर। इंटरेस्ट माइनस कर दिया, इंटरेस्ट हट गया, अब क्या बचा, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, यानी हमने टैक्सेस पे नहीं किए, टैक्सेस से पहले वाली कमाई यही है, कोई दिक्कत नहीं, टैक्सेस पे कर देते हैं, टैक्सेस, ठीक है, ये मैंने टैक्स पे कर दिया। सो अब यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल है सर, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, ठीक है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, ठीक है। इसके नीचे भी जाती है टेबल, मैं आपको चलो बता देता हूँ फटाफट। अच्छा, उससे पहले मैं टैक्सेस के बारे में बता देता हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन में टैक्स की रेट दे रखी है 20%, आपको टैक्स की रेट दे रखी है 20%, यानी एग्जाम्पल इट इज 20%। अब 20% ये किसका है, द सिंपल आंसर इज 20% है ये इसका, किसका, ईबीटी का, अर्निंग्स बिफोर टैक्स का ये होगा 20%, ठीक है। यानी कि अगर अर्निंग्स बिफोर टैक्स 100 है तो टैक्सेस कितना आएगा, 20, ठीक है। और टैक्सेस हमारा 20 आ गया, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस 100 आ गया, तो हमारा अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, 80। चलो, ये मैंने आपको बता दिया, सिंपली मैं और क्या बता देता हूँ, हाँ, यहाँ पे अगर हम लेस कर देते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस में अगर हम लेस कर देते हैं डिविडेंड्स, डिविडेंड्स
ये चलो मैं आपको नहीं करवा देता हूँ, रहने दो, ये आप समझ जाओगे, आपके शेयर कैपिटल में आता है ये। हम क्या करते हैं यहाँ पे डिविडेंड्स माइनस कर देते हैं और बाद में बचता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी कि पर शेयर की वैल्यू, पर शेयर की आपने अर्निंग कितनी की है। खैर, इसमें भी डिवाइड होता है, शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड होते हैं, एंड देन आपका आता है ईपीएस। ठीक है, वो आपके इस चैप्टर के काम नहीं है, सो लेट इट बी। ये चार्ट आपको अभी याद होना चाहिए पूरा। ठीक है, छोटा सा चार्ट है, आपको ऑल दो याद होना चाहिए। ठीक है, इसका आप चाहो तो फोटो ले लो, चाहो तो आप बना लेना। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, विच वॉज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। विच वॉज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो, इट इज अ रेशो विच डील्स विद द सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बोल रहा है, ये ऐसा रेशो है जो बताता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। It is a measure of security of interest payable on long-term debts. It expresses the relationship between profits available for payment of interest and the amount of interest payable. ये क्या बताता है, ये दो चीज़ों के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। ऑब्वियसली रेशियोज हमें रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं, दो चीज़ों के। और इस ये स्पेसिफिक यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें किस किस बारे में बताता है, नाम पे देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हमें जितना इंटरेस्ट पे करना है, हमें जितना इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, क्या उसको पे करने के लिए हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स हैं या नहीं है। क्या उस इंटरेस्ट को, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने के लिए हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स हैं या नहीं है। ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्या आता है, नेट प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ईबीआईटी हम इसे कह सकते हैं, ईबीआईटी। और नीचे क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, नीचे क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो यहाँ पे ईबीआईटी क्यों आया। सर, ईबीआईटी ये इसलिए आया क्योंकि हम इंटरेस्ट किस में से पे करते हैं, कौन से अमाउंट में से पे करते हैं, हम पे करते हैं ईबीआईटी में से। किस में से पे करते हैं हम, ईबीआईटी से हम पे करते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है ये, मान लो इंटरेस्ट है आपका 25। ठीक है, और मान लो आपका कितना है ईबीआईटी, आपका ईबीआईटी है 125। ठीक है, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ इस रेशो के अकॉर्डिंग, रेशो क्या है, रेशो था ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, यही तो था रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो यही तो था। प्रॉफिट्स बिफोर, नेट प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ लिख दूँ 125/25, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, तो कितना आता है, ये आता है 5, ये आता है 5, विच मीन्स हम इसको, अच्छा इसको हम क्या 5 टाइम्स में लिखते हैं, हम इसको टाइम्स में लिखते हैं, हम इसको नॉर्मल रेशोज में नहीं लिखते, हम इसको टाइम्स में लिखते हैं। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि देखो, मेरे को 25 रुपये एज एन इंटरेस्ट पे करना है, और मेरे पास अभी प्रॉफिट कितना है, 125 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 25 रुपये का जो इंटरेस्ट है ना, आज आज की सिचुएशन में मैं सब 25 रुपये का इंटरेस्ट 5 बार पे कर दूंगा। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 5 बार पे कर दूंगा। आपने कभी ना कभी ये किया होगा। ठीक है, आपने कभी ना कभी ये किया होगा कि कोई आपसे पैसे मांग रहा है, मान लो आपसे कोई 100 रुपये मांग रहा है। ठीक है, और आपने उसको बोला मुझे, मैं नहीं दे रहा 100 रुपये तेरे को। ठीक है, और उसने आपको बोला कि यार क्या बात कर रहा है, तेरे पास पैसा नहीं है क्या। और आपने उसको क्या शेखी में झाड़ के बोल दिया, आपने जेब में हाथ डाला, आपने 500 का नोट दिखाया, और आपने बोला देख भाई, मैं तेरे को 100-100 के 5 नोट दे सकता हूँ। तेरे को कितना चाहिए, एक नोट चाहिए 100 रुपये का, पर मैं 500 का नोट दिखा के क्या बोल रहा हूँ, मैं तेरे को 5 नोट दे सकता हूँ 100-100 के। ठीक है, इस 500 रुपये में से मैं तेरे को 5 नोट दे सकता हूँ 100-100 के। द सेम रीज़न, ठीक है, द सेम थिंग हियर इट इज़ कि मेरे पास 125 का प्रॉफिट है, मुझे इंटरेस्ट पे करना है 25 का। ठीक है, तो मैं उस 125 के प्रॉफिट में से कितनी बार पे कर सकता हूँ, 5 बार पे कर सकता हूँ। अब आप सोचो, अब आप सोचो एक तरीके से, अगर ये 5 टाइम्स की जगह 10 टाइम्स होता तो क्या मेरे एज अ कंपनी मेरे लिए अच्छा होता या बुरा होता। सर अच्छा होता। क्यों,
क्योंकि मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा है और मेरे को इंटरेस्ट क्या देना है, कम देना है। यानी जितना मुझे इंटरेस्ट देना है उसके 10 गुना मेरे पास प्रॉफिट है। अगर 10 की जगह 20 होता तो और अच्छा होता, मेरे पास उसके 20 गुना प्रॉफिट है। पर अगर 5 की जगह 2 होता तो अच्छा नहीं होता। कैसे कि मुझे 25 का तो मुझे इंटरेस्ट देना है और मेरे पास प्रॉफिट है ही कितना, 50 रुपए का। तो जितना कम होगा उतना खराब है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। व्हाट वी लर्न कि जितना कम होगा उतना खराब है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, आते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या हो गया, फॉर्मूला आ गया समझ, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको उलझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इन सबको फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये देखो EBIT माइनस इंटरेस्ट, मैंने EBIT में से इंटरेस्ट हटा दिया तो क्या आएगा, क्या आएगा, EBT। यही तो है, ये देखो EBIT में से मैंने इंटरेस्ट लेस कर दिया तो मेरे पास क्या बचा, EBT बचा। तो ये यहाँ पे मेरा फर्स्ट फार्मूला हो गया। ठीक है, सेकंड फार्मूला क्या हो गया, अगर मैंने EBT में से टैक्सेस माइनस कर दिए तो मेरे पास क्या बचा, EAT यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे EBT का फॉर्मूला क्या है, EBT का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EPIT माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं ये EBT का फॉर्मूला यानी अर्निंग बिफोर टैक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ ले आऊँ तो सर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, अगर मैं EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसी अर्निंग जिसमें ना इंटरेस्ट कटा है ना टैक्स कटा है, इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट भी काट दूं और मैं टैक्स भी काट दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स बच जाएगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। सो अगर, अब आप देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट देगा ही नहीं, क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट देगा ही नहीं, क्वेश्चन में आपको दे देगा EBIT और EBT, EBIT और EBT दे देगा। ठीक है, और बोलेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालो। ठीक है, EBT दे देगा और EBIT दे देगा। अब इसी क्वेश्चन में हम यानी इसी इलस्ट्रेशन जो हमने फ्रेम किया इसमें हम निकाल लेते हैं। मान लो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, EBIT दे रखा है 125 और EBT दे रखा है 100। ठीक है, मुझे निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, अब मुझे पता है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। पर सर इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है। सिंपल है, हम इन दोनों को किधर ले जाएंगे, हम इन दोनों को ले जाएंगे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, ले जाते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT में से मैंने इंटरेस्ट माइनस करा तो क्या बचा, EBT। ठीक है, और EBT और EBIT दोनों मुझे दे रखे हैं। EBIT कितना है 125, इंटरेस्ट हमें दे नहीं रखा, और EBT दे रखा है 100। तो क्या हम इससे इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये 100 है, इस 100 को हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 100, ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस वाला इंटरेस्ट ले जाएंगे हम यहाँ और ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, सो इंटरेस्ट की कितनी वैल्यू आ जाएगी, इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 25, ये माइनस हो जाएगा ना 125 में से 100। ठीक है, और ये देखो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 25 ही तो है। अब हमारे पास इंटरेस्ट भी आ गया, तो अब क्या हम बहुत सिंपल तरीके से रेशो निकाल लेंगे, हाँ सर निकाल लेंगे। EBIT हमें दे रखा है कितना 125 और इंटरेस्ट कितना है 25, ये आ गया 5 टाइम्स। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन में देगी चीजें, आपको हो सकता है जो आपको रेशो में लिखना है ना वो आपको क्वेश्चन में दे ही ना, तो आपको क्या करना है, इन फॉर्मूला से उसे ढूंढना है। ठीक है, या फिर आपको ये जो टेबल है जो मैंने आपको बताई ये याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे करते हैं उसका एक इलस्ट्रेशन। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या था, EBIT अपॉन EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ठीक है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। अच्छा हाँ,
मैं यहाँ पे आपको ईबीआईटी के पर्पज से बता रहा हूँ, बट आपको करना क्या है, आपको पूरा लिख के आना है ये रेशो। पूरा कैसे लिख के आना है रेशो? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इंटरेस्ट किस पे कर रहे हो आप? लोन पे कर रहे हो, लॉन्ग टर्म डेट पे इंटरेस्ट पे करते हो आप, ठीक है। चलो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? अर्निंग्स भी बोलते हैं। यानी कि हमें क्या दे रखा है? ई, और आफ्टर टैक्स का ए और टी, यानी ईएटी हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 60,000 दे रखा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट कितना दे रखा है हमें? 10 लाख। हमें डेट दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, 10 लाख दे रखा है। और रेट कितनी दे रखी है? 15% दे रखी है। कितनी दे रखी है? 15%। तो क्या हम इस 15% को 10 लाख पे अप्लाई करके इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? हाँ सर, निकाल सकते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है? टैक्स रेट दे रखा है 40%। हमें क्या दे रखा है? टैक्स रेट दे रखा है 40%, ठीक है। चलो, अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में हमें क्या चाहिए? ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। अब देखो, हम एक बार चार्ट बना देते हैं पूरा। सबसे पहले चार्ट में आता है ईबीआईटी, फिर आता है इंटरेस्ट, फिर हम उसको इक्वल्स टू करते हैं, क्या आता है? ईबीटी, उसमें हम माइनस करते हैं टैक्स, फिर क्या आता है? फिर आता है ईएटी। अब हमारे पास जो चीज़ें हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? ईएटी दे रखा है 60,000 का, लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है? 15% लॉन्ग टर्म डेट, 10 लाख रुपीज़, ठीक है। 10 लाख रुपीज़ का 15% हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। कितना हुआ? 1,50,000। तो हमें इंटरेस्ट की वैल्यू भी मिल गई, 1,50,000। अब क्या हुआ? ये देखो, डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट है तो हमें इंटरेस्ट तो मिल गया, ठीक है। अब ईबीआईटी भी हमें ढूंढना है, ठीक है। ईबीआईटी दे रखा है? नहीं। हमें क्या दे रखा है? टैक्स रेट दे रखी है, रेट दे रखी है 40%। 40% हमें रेट दे रखी है। अब एग्जाम्पल में लेता हूँ, मान लो ईबीटी है, ठीक है। 100% पूरा ईबीटी होगा। अगर मैं 100% में से 40% टैक्स पे कर दूं, अगर मैं 100% में से 40% टैक्स पे कर दूं, तो मेरे पास बाद में पैसा जो बचेगा वो कितना बचेगा? 60% बचेगा। सिंपल। अगर मैं 100 में से 40% टैक्स पे कर दूं तो मेरे पास बाद में कितना बचेगा? 60% बचेगा। और वो 60% की वैल्यू मुझे दे रखी है, मुझे 60% का 60,000 दे रखा है। अब अगर मुझे पता है कि मेरा जो 60% है वो 60,000 है, तो मैं इससे ये निकाल सकता हूँ कि मेरा 100% कितना होता होगा। अगर 60% की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो मैं उस 60% की वैल्यू से 100% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं 40% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ सर? सिंपल है, ये देखो, 60% की वैल्यू है 60,000, ठीक है। 60,000 यानी कि मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 60 से। अगर मैंने 60,000 को 60 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी। कर लेता हूँ मैं, ये देखो, तो मेरे 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। अब हमें कितने पर, किस किस परसेंटेज का निकालना है? मुझे 100% का निकालना है, मुझे 40% का निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? इंटू 100 कर दूंगा एक बार। कितना है ये? 1,000,000, यानी कि 1 लाख रुपीज़ आ गया। और सिमिलरली इस 1,000 को जो मैंने यहाँ पे लाया, इसको मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा टैक्स भी आ जाएगा। कैसे? 4,000,000। क्या आया? 40,000। यहाँ हमने निकाल लिया, यानी कि ये कितना आ गया? 1 लाख आ गया। और मेरा 40% क्या आया? 40,000। और ये हो गया माइनस। देख लो, क्रॉस चेक कर लो। यहाँ मैंने 1 लाख लेके आया, 1 लाख में से मैंने 40,000 माइनस किया, बचा कितना मेरा? 60,000, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमने सब कर लिया, अब हमारा क्या बचा है? ईबीआईटी बचा है, बस ईबीआईटी बचा है, ठीक है। निकाल लेंगे। आपको एक इक्वेशन याद हो तो मैंने इक्वेशन बताई थी, ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, क्या आएगा? ई बी टी। ईबीटी, यहाँ हमने ईबीटी की वैल्यू निकाल ली। हाँ सर, अभी अभी निकाली ना ईबीटी की वैल्यू, कितनी आई है? 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ आई। क्या हमें इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है? हाँ, हमें इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है 1,50,000 रुपीज़। क्या हमें ईबीआईटी दे रखा है? नहीं सर, हमें ईबीआईटी फाइंड आउट करना है, ठीक है।
नाउ सिंपल है इक्वेशन, EBIT यहीं रह जाएगा, हम 1,50,000 को ले जाएंगे दूसरी साइड, और हम अगर दूसरी साइड इसको लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस 1,50,000 और ये टोटल कितना हो गया, 2,50,000 हो गया टोटल। क्या आ गया यहाँ पे, 2,50,000, ठीक है। अब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले EBIT था 2,50,000, उस 2,50,000 में से मैंने 1,50,000 का इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। तो मेरा कितना बचा टोटल, मेरा बचा 1,00,000 EBT, ठीक है। 1,00,000 EBT बचा और मेरी टैक्स रेट कितनी दे रखी है, 40%। अब 1,00,000 में से 1,00,000 EBT यानी अर्निंग्स बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स नहीं कटा, हम इसमें टैक्स काट देंगे। टैक्स कितना परसेंट है, 40% है। EBT में से मैं 40% माइनस कर दूंगा, यानी कि 1,00,000 में से 40,000 माइनस कर दूंगा, तो EAT मेरा कितना बचा, 60,000 बचा, ठीक है। अब हमें जो भी चीज़ें फॉर्मूला के लिए चाहिए वो है, यानी कि EBIT का इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT हमें मिल गया कितना, 2,50,000, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना है, 1,50,000, ठीक है। कर लेते हैं, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, ये आता है 1.67 टाइम्स, 1.67 टाइम्स। चेक कर लो, ये रहा 1.67 टाइम्स, ठीक है। यहाँ हमारा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी खत्म। विद दैट इलस्ट्रेशन नंबर 11, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट रेशो, ठीक है। टिल देन गुड बाय।